केनिची 40 साल का एक अकेला आदमी बिना किसी स्पष्ट कारण के दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। जब वो मॉन्स्टर से भरे एक खतरनाक जंगल से भागने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि उसके पास एक विशाल ऑनलाइन स्टोर तक पहुंचने की शक्ति है। हमारा एपिसोड हमारे नायक केनिची के अपने सामान्य लाइफ से शुरू होता है। जीवन में जब कुछ अजीब होता है तो वो अचानक खुद को एक जंगल में पाता है और उसे एहसास होता है कि वह किसी दूसरी वर्ल्ड में पहुंच गया है। वो अपनी लाइफ पॉइंट्स, मैजिकल एनर्जी पॉइंट्स और स्किल्स की जांच करने के लिए अपनी पर्सनल स्टेटस स्क्रीन खोलता है। फिर वो ऑनलाइन स्टोर पेज पर पहुंचता है और खाने के लिए कुछ खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीन मनी की मांग करती है और उसे पता चलता है कि वो बैंकरप्ट हो चुका है। केनिची को पता चलता है कि वह अपने आसपास की चीजों को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन में रख सकता है। वो कुछ हर्ब्स इकट्ठा करता है और उन्हें स्क्रीन में डालता है और बदले में स्क्रीन खाने योग्य आइटम्स बनाती है। वो जंगल में कई दिन बिताता है ताकि वो उन्हें खरीद सके। इस न्यू वर्ल्ड में लोगों को ढूंढता है, लेकिन एक दिन खाना खाते समय अकेला रह जाता है। उसके चारों ओर कई मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। केनिची घबरा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन में वेपन्स की खोज करता है। वो कुछ फायर मिसाइल्स के साथ मॉन्स्टर्स पर हमला करता है, लेकिन उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर वो स्टोन्स को वेपन के रूप में उपयोग करने का सहारा लेता है। अपनी बाइक को पकड़ने से पहले वह उनमें से कुछ को टक्कर मारने में सफल हो जाता है और अगली सुबह दूर भागते हुए केनिची उठता है और अपनी टेलीस्कोप का उपयोग करता है और महसूस करता है कि वह डहलिया नामक एक सिटी के बाहरी इलाके में है। वो वहां जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो सिटी के पास पहुंचता है, वो एक ट्रेडर फ्यूरियो से मिलता है जो एक कार्ट के साथ यात्रा कर रहा है। पिची एक ट्रेडर को पकड़ता है उसके साथ राइड करे। फ्यूरियो केनिची के अजीब क्लोथ्स और नेम पर टिप्पणी करते हुए पूछता है कि वो सिटी क्यों जा रहा है। केनिची बताता है कि वो बिजनेस के लिए वहां जा रहा है। सिटी पहुंचने पर केनिची फ्यूरियो को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है और उसे गिफ्ट के रूप में ब्लैक पेपर की एक पाउच देता है। फ्यूरियो को आश्चर्य होता है क्योंकि ये रिस्की ब्लैक पेपर जैसी डेंजरस चीज देने पर एक मसाला गिल्ड का मोनोपोली है और उनका ध्यान आकर्षित करने से केनिची को परेशानी हो सकती है। फ्यूरियो फ्री में कुछ भी स्वीकार नहीं करने पर जोर देता है, इसलिए वो पार्टिसिपेट करने से पहले ब्लैक पेपर के लिए थोड़ी सी अमाउंट का पेमेंट करता है। केनिची सिटी का पता लगाता है और अंततः एक रेस्टोरेंट पाता है जहां उसका स्वागत एलिया नामक एक वेट्रेस द्वारा किया जाता है, जो पूछती है कि क्या उसे फूड या रूम चाहिए। केनिची जवाब देता है कि वो एक रूम चाहता है। एलिया बताती है कि फूड के बिना रूम की कीमत एक कॉपर कॉइन है, जबकि आधे फूड वाले रूम की कीमत एक छोटा सिल्वर स्क्वायर कॉइन है। केनिची फूडलेस रूम के लिए एक कॉपर कॉइन देता है। वो उसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन केनिची हैरान है क्योंकि वह इस कंट्री की लैंग्वेज में नहीं लिख सकता है। एलिया केनिची के क्लोथ्स को देखकर हैरान है क्योंकि उसने पहले कभी किसी को ऐसे क्लोथ्स पहने हुए नहीं देखा था। जब वो उससे पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो अलग दिखना पसंद करता है और वो बिजनेस के लिए सिटी में आया है। एलिया उसे बताती है कि ट्रेडर गिल्ड उसे तब तक रजिस्टर नहीं करेगा जब तक वो पढ़ने, लिखने और अन्य सब्जेक्ट्स में स्किल्ड नहीं हो जाता। उसकी मैथमेटिकल स्किल्स को चेक करने के लिए वो उसे एक मैथ प्रॉब्लम देती है जिसका केनिची सही आंसर देता है। वो उसकी मैथमेटिक्स में कैपेबिलिटी को स्वीकार करती है, लेकिन लोकल लैंग्वेज को पढ़ने और लिखने की आवश्यकता पर बल देती है। केनिची एलिया से उसे लैंग्वेज सिखाने के लिए कहता है। उसे रिवॉर्ड के रूप में दूसरे कंट्री की कुछ स्वीट्स भेंट करता है। वो उसे स्वीट्स देती है और वो खुश होकर कहती है कि उसने पहले कभी कदो स्टेट में ऐसी स्वीट्स नहीं चखी है। लेकिन केनिची को एहसास होता है कि वो कदो स्टेट में पहुंच गया है। वो लैंग्वेज सीखना शुरू करता है और उसे अपेक्षाकृत सरल लगता है। उसे विश्वास है कि वो जल्दी से इसमें मास्टर कर लेगा। बाद में केनिची एलिया का एक चित्र बनाता है और जब वह इसे देखती है तो वो बहुत इम्प्रेस्ड और खुश होती है। अगली सुबह केनिची एक गिल्ड रजिस्टर करने के लिए ट्रेडर गिल्ड में जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे सूचित करता है कि उसे एक फॉर्म भरना होगा। केनिची ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि राइटिंग हैंडरिटन है, जिससे उसे लगता है कि इस वर्ल्ड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का अभी तक इन्वेंशन नहीं हुआ है। पंजीकरण पूरा करने के बाद रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि रजिस्ट्रेशन फी एक सिल्वर कॉइन है जो लगभग 50,000 येन के बराबर है। केनिची ने हाई अमाउंट से पूछा अगर वो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकता है तो उसे एक बैज सौंपती है जो उसके गिल्ड की पहचान के रूप में कार्य करता है। वो समझाती है कि उसे बिजनेस करते समय इसे चेन पर पहनना चाहिए। केनिची गिल्ड छोड़ देता है
और शहर के मार्केट्स की खोज शुरू करता है। उसे प्राइसेस बेहद कम लगती है। उच्च क्वालिटी वाले फूड की एक प्लेट की कीमत लगभग 5,000 येन है और यहाँ तक कि कम क्वालिटी वाले यूज्ड नाइफ्स भी एक सिल्वर कॉइन के लिए बेचे जाते हैं। जबकि घूमते हुए एक फ्रूट वेंडर उसे सिर्फ एक कॉपर कॉइन के लिए मिक्स्ड फ्रूट्स की एक बास्केट की पेशकश करता है। भूखे केनिची ने खरीद लिया, फ्रूट्स को लेता है और बाद में यूज के लिए उन्हें अपनी लिस्ट में स्टोर करता है। जब केनिची अपने रेजिडेंस पर लौटता है तो वो एओलिया के साथ फ्रूट्स में से एक को शेयर करता है। वो उसे बताती है कि फ्रूट को रिंका कहा जाता है और ये अनबिलीवेबली टेस्टी है। जब केनिची ने उसे बताया कि उसने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन किया है तो वो बहुत खुश हुई। गिल्ड में केनिची अपने रूम में प्रवेश करता है और अपने बेड पर लेट जाता है और एक फेमस ट्रेडर बनने और फॉर्चून कमाने का सपना देखता है। अगली सुबह वो अपने बिजनेस के लिए यूज करने के लिए ड्रॉर के साथ एक छोटे से स्टॉल को डिजाइन करना शुरू कर देता है। काम खत्म करने के बाद वो अपने काम की जांच करता है। सब कुछ ऑर्डर में है। असीलिया केनिची के काम को देखती है और उसके द्वारा बनाए गए क्लिप्स को देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो जिन क्लिप्स से फेमिलियर है वे बीच में से डिवाइडेड सिंपल वुडन स्टिक्स है जिनके एक सिर पर एक स्ट्रिंग बंधी है। हालांकि केनिची के क्लिप्स ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है, स्ट्रॉन्ग है और स्प्रिंग से सुसज्जित है। प्रभावित होकर असीलिया सजेस्ट करती है कि वह उन्हें मास प्रोड्यूस करे, मार्केट में बेचने के लिए उनमें से और अधिक बनाए। लेकिन सीन मार्केट में बदल जाता है जहां केनिची विनम्रता से एक नियर बाय वेंडर से पूछता है कि क्या वो उसके बगल में अपना स्टॉल लगा सकता है। महिला उसे सस्पिशन से देखती है और कमेंट करती है कि एक किस तरह का स्टॉल है। सर, मुझे नहीं लगता, नहीं देखा आप उस समय जो कुछ भी बेच रहे हैं। केनिची अपनी लिस्ट से अपना फोल्डेबल स्टॉल निकालता है और महिला को इसके कॉम्बिनेशन की ईज और स्पीड से सरप्राइज करता है। नेबर वेंडर केनिची के क्लिप्स के बारे में क्यूरियस होती है और उनकी प्राइस के बारे में पूछती है। केनिची उसे बताता है कि 5 क्लिप्स की प्राइस एक कॉपर कॉइन है। क्वालिटी और पोटेंशियल डिमांड को समझते हुए महिला ने उन्हें बल्क में खरीदने में इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया ताकि उन्हें हाई प्राइस पर रीसेल किया जा सके। पिच के स्टॉल ने जल्दी ही पॉपुलैरिटी हासिल कर ली और लोग उसके क्लोथ्स स्पिन खरीदने के लिए उमड़ पड़े क्योंकि आया ने उससे कहा कि क्लोथ्स स्पिन एक्सेप्शनली वेल बिक रहे हैं और वो उसे खरीदने के लिए ईगर थी। केनिची ने उसे थैंक यू कहा कि उसने उसके पास बैठकर अपनी सेल्स बढ़ा दी। केनिची ने अपनी अर्निंग्स पर विचार करते हुए महसूस किया कि उसने क्लोथ्स स्पिन बेचने से ही लगभग 15,000 येन का प्रॉफिट कमाया है। हालांकि उसे उम्मीद है कि कॉम्पिटिटर्स जल्द ही उसके डिजाइन की कॉपी करना शुरू कर देंगे क्योंकि केनिची एक रिप्यूटेड कस्टमर के रूप में सोच रहा है। उसके पास एक आदमी आता है जो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड है और उसके हाथ में स्वॉर्ड है जिससे वह एक इम्पोर्टेंस का फीलिंग शो करता है। ग्राहक केनिची के एक नाइफ की जांच करता है और जब वो प्राइस पूछता है तो पाता है कि ये बहुत शार्प है। केनिची जवाब देता है कि इसकी प्राइस तो सिल्वर कॉइन्स है। ग्राहक को ये एक्सपेंसिव लगता है लेकिन नाइफ की एक्सेप्शनल क्वालिटी को एक्सेप्ट करता है और इसे खरीदने के लिए अग्री करता है। फिर वो केनिची से पूछता है कि क्या उसके पास बिगर नाइफ है। केनिची अपनी लिस्ट की जांच करता है और उस आदमी को समझाता है कि जापान में स्ट्रिक्ट वेपन रूल्स कस्टमर को नाइफ खरीदने से रोकते हैं। उसे बड़े ब्लेड्स खोजने में डिफिकल्टी होती है। अंत में वह एक बड़ा नाइफ ढूंढता है और इसे कस्टमर को दिखाता है जो इसकी क्राफ्ट्समैनशिप से अमेज्ड हो जाता है। और जब केनिची एक गोल्ड कॉइन की प्राइस बताता है तो ग्राहक शुरू में हाई कॉस्ट से नाराज होता है लेकिन इसे खरीदने का फैसला करता है क्योंकि इसकी एक्सेलेंट क्वालिटी है। उस समय एक लड़की जिसका नाम मियाली है केनिची के पास आती है और उसे शॉक करती है। वो अनसर्टेन है कि वो ह्यूमन है या कैट लाइक क्रीचर। जल्दी ही उसके फ्रेंड्स आते हैं और केनिची शॉक में जमीन पर गिर जाता है। ये पहली बार है जब उसने बीस्ट फोक देखा है क्योंकि वहाँ ऐसा कोई नहीं था। अपने विलेज में रहते हुए मियाली का एक फ्रेंड शॉपिंग के लिए कोई सामान लेने के लिए केनिची की शॉप पर चढ़ जाता है। मियाली, जो अभी भी उसके आसपास नर्वस है, कमेंट करती है कि ये तुम्हारा पहली बार बीस्ट फोक देखना होगा। केनिची सरप्राइज होकर अपोलोजाइज करता है और बताता है कि विलेज में कोई बीस्ट फोक नहीं है। उसके विलेज के मियाली ने जवाब दिया कि आप बहुत रिमोट विलेज से आए होंगे। जानवरों में से एक व्यक्ति केनिची से एक वोवन मैट खरीदने के लिए कहता है। हालांकि जब कस्टमर इंसिस्ट करता है तो केनिची एक्सप्लेन करता है कि ये सेल के लिए नहीं है। केनिची 9 कॉपर कॉइन्स के लिए 3 मैट्स बेचने की ऑफर करता है लेकिन उन्हें डिस्काउंट देता है
तीनों को 8 तांबे के कॉइन्स के लिए पेश करता है। एनिमल के लोग समझाते हैं कि उनके पास 8 तांबे के कॉइन्स नहीं हैं, लेकिन इसके बजाय वे छोटे सिल्वर के स्क्वायर्स पेश करते हैं। केनिची 2 छोटे सिल्वर के स्क्वायर्स लेने के लिए अग्री करता है और उन्हें बदले में 2 तांबे के कॉइन्स देता है। एनिमल के लोग केनिची को धन्यवाद देते हैं और केनिची के लिए कमेंट्स छोड़ते हैं। एनिमल लोग अक्सर काउंटिंग के साथ स्ट्रगल करते हैं। केनिची पहले कस्टमर द्वारा स्वॉर्ड खरीदने के बाद इमीडिएटली सिर हिलाता है और दृश्य गिल्ड में बदल जाता है, जहां केनिची एआई को पैसे देता है और कहता है कि ये 5 नाइट्स के एकोमोडेशन के लिए है। मैंने कुछ अच्छा कमाया है। इस बीच मार्गरेट नामक एक एलिट वुमन ने हाल ही में खरीदी गई क्लोथस्पिन के बारे में एक ट्रेडर देवला से चर्चा की। मार्गरेट ने क्लोथस्पिन की तारीफ की और कहा कि मैंने इतनी कम कीमत पर कुछ अमेजिंग खरीदा है, मैं उन्हें पैलेस में यूज करना पसंद करूंगी। देवला ने जवाब दिया कि हमें उन्हें हमारी कंपनी में यूज करना चाहिए। मानो ट्रेडिंग कंपनी का स्लोगन है नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। फिर हम केनिची को वार्म बाथ करते हुए देखते हैं। वो डिसाइड करता है कि वो बाथ के लिए बैरल खरीदना चाहता है। वो रिवर से पानी से एक बैरल भरता है और इसे हीट करता है फायर के पास। आराम करते हुए वो सोचता है कि मुझे एक रिलायबल प्रोडक्ट की आवश्यकता है जो मुझे ज्यादा प्रॉफिट दिला सके। मुझे आश्चर्य है कि शांगरी नामक ये चीज कैसे काम करती है। स्क्रीन की लाइट मेरे चारों ओर नहीं चमकती। वो गहराई से सोचता है लेकिन कोई जवाब नहीं समझ पाता है। बाद में उस रात हम केनिची को देखते हैं। डार्कनेस ने उसे घेर लिया है, जिससे वो स्कैर्ड है, हंग्री है। वो तब तक खाने का डिसाइड करता है जब तक उसका पेट नहीं भर जाता। अचानक उसे नॉइज सुनाई देता है और वो हाइड करने के लिए जगह ढूंढते हुए भाग जाता है। और इसके साथ ही इस एनीम का आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया तो आने वाले एपिसोड्स के लिए बने रहें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। ताको एक टैलेंटेड डॉक्टर है जो एक हॉस्पिटल के डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में काम करता है और अननोन मेडिकल सीक्रेट्स और मर्डर्स को सॉल्व करता है जिन्हें पुलिस सॉल्व करने में असमर्थ है। ये एपिसोड 1 से शुरू होता है। टकू नाम की यंग वुमन जो एक डॉक्टर के रूप में काम करती है। एक हॉस्पिटल में हम उसे अपने प्रोफेशन के बारे में कंप्यूटर पर आर्टिकल टाइप करते हुए देखते हैं। फिर दृश्य टेटाई जनरल हॉस्पिटल में बदल जाता है, जहां एक बहुत बीमार बच्चा और उसकी मदर को पेश किया जाता है। मदर डिस्ट्रेस्ड होकर डॉक्टर्स को बताती है कि उसका बेटा बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, ब्लरी दिखाई दे रहा है, रो रहा है, गंभीर हेडेक और वीक्स तक बॉडी पेन से पीड़ित है। उसने बताया कि वे जिन भी क्लिनिक्स में गए उनमें से कोई भी कारण का पता नहीं लगा सका। डॉक्टर टी ताकनाशी ने उसे काम रहने के लिए एश्योर्ड किया क्योंकि वे टेस्ट रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे। फिर वो बच्चे के टेस्ट की जांच करने के लिए कंप्यूटर के सामने बैठ गए। नर्स मैन ने उन्हें बताया कि बच्चे की कंडीशन एंटीएमेटिक्स और सपोजिटरीज की वजह से स्टेबल हो गई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी भी गंभीर डिजीनेस, नोसिया, हेडेक, फटीग और लिम्स में पेन से पीड़ित है। आशी ने जवाब दिया कि सिम्टम्स को देखते हुए अदर क्लिनिक्स को इसका डायग्नोसिस करने में सक्षम होना चाहिए था। वो जो सिम्टम्स देखता है उसके आधार पर उसे आसानी से पता चल जाता है कि ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या कॉन्जेनिटल जेनेटिक डिफेक्ट का रिजल्ट हो सकता है। जब टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं तो उनमें क्रिएटिनाइन काइज के लेवल में वृद्धि या रब डीएसआईज के एविडेंस नहीं दिखते हैं। कंक्लूजन पूरी तरह से नॉर्मल प्रतीत होते हैं, लेकिन बच्चा किडनी की शिकायत से पीड़ित रहता है। फिर ध्यान सीवियर स्टमक पेन से पीड़ित एक और पेशेंट पर जाता है। डॉक्टर ताकनाशी जल्दी से उसकी जांच करते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने रिसेंटली कुछ असामान्य खाया है। पेशेंट इससे इनकार करता है, इसलिए वे उसे आगे के रिजल्ट्स का इंतजार करने का रिक्वेस्ट करते हैं। स्टमक टेस्ट्स में फूड पॉइजनिंग या अपेंडिसाइटिस के कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। सीटी स्कैन नर्स की आवश्यकता को देखते हुए मैंने बाद में डॉक्टर ताकनाशी से पूछा कि वो जांच पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के मेंबर क्यों हैं। उन्होंने बताया कि वो एक टेम्पररी असिस्टेंट है क्योंकि उनके सीनियर ने उन्हें मदद करने की परमिशन दी है, क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम बहुत अधिक है और उस समय उसे सभी टाइप्स की असिस्टेंस की आवश्यकता होती है। डॉक्टर ताको रूम में प्रवेश करती है। नर्स माँ डॉक्टर ताको को अपना इंट्रोडक्शन कनेमे के रूप में देती है, जो एक फर्स्ट रेजिडेंट है और उसके साथ काम करने का अपना ड्रीम शेयर करती है। डॉक्टर ताकनाशी डॉक्टर राका को सूचित करती है कि 2 पेशेंट्स का अभी भी उचित डायग्नोसिस नहीं हो पाया है और स्वयं के डायग्नोसिस की जिम्मेदारी लेने की इच्छा व्यक्त करती है।
डॉक्टर टाका समझता है और उसे डायग्नोसिस पर फोकस करने के लिए अग्री होता है, जबकि वह रोगियों के लिए टेस्ट्स के रिजल्ट्स की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। रिजल्ट्स की रिव्यू करने के बाद डॉक्टर टाका फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए इल चाइल्ड से मिलने जाता है। शुरू करने से पहले उसे मदर के सामान के बीच विटामिन्स की डोज से भरा एक बैग दिखाई देता है। आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चलता है कि चाइल्ड हाइपरवाइटमिनोसिस से पीड़ित है। उसके शरीर में विटामिन की एक्सेस है। इस कंडीशन के कारण उसके शरीर में पेन, लिप्स और स्किन में एब्नॉर्मैलिटीज और विटामिन में डेंजरस इंक्रीज जैसे सिम्टम्स उत्पन्न हुए हैं। जब डॉक्टर टकाशी ने पूछा कि चाइल्ड इस सीरियस कंडीशन तक कैसे पहुंचा, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर के कारण हेडेक, नोसिया और फटीग हुई। डीआर टकाओ ने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन मदर को बताया कि उनके सन को विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है। उन्होंने बताया कि मदर अपने सन को ब्लूबेरी, क्रिस्प्स और विटामिन दे रही थी, एक सप्लीमेंट जिसके कारण उसके शरीर में विटामिन्स का डेंजरस अक्यूमुलेशन हुआ। मदर ने आंसर दिया कि वो वास्तव में अपने बच्चे को एक्सेसिव अमाउंट में विटामिन दे रही थी, क्योंकि उसने सुना था कि ये विजन के लिए फायदेमंद है। डॉक्टर टकाशी बताते हैं कि रेकमेंडेड लिमिट्स को पार करना और देना विटामिन की हाई डोज चाइल्ड की कंडीशन को वर्सन कर सकती है। वो इस बात पर जोर देती है कि बड़ी मात्रा में विटामिन देने से विजन में इंप्रूवमेंट नहीं होगा और मदर को इसे इमीडिएटली बंद करने की सलाह देती है। डॉक्टर टकाओ फिर दूसरे पेशेंट के पास जाती है जो डिफरेंट सिम्टम्स के साथ आता है। वो पूछती है कि क्या उसने रिसेंटली पकड़ी हुई फिश खा ली, खुद जैसे कि सार्डिन्स। पेशेंट ने कंफर्म किया कि उसने ऐसा किया था। डॉक्टर टकाओ ने उसे बताया कि वह प्रोबेबली पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो गया है और डॉक्टर आकाशी को पैरासाइट को रिमूव करने और उसके पेन को कम करने के लिए एक एंडोस्कोपी की अरेंजमेंट करने के लिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने का इंस्ट्रक्शन देती है। डॉक्टर टकायो पैरासाइट इन्फेक्शन का अनुमान लगाती है। कई ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि आदमी का फेस डार्क है, जो ये दिखाता है कि वह हैट पहने हुए बहुत टाइम बाहर बिताता है। हालांकि उसकी एज और उसके द्वारा उठाए जाने वाले स्टिक को देखते हुए ये इम्पॉसिबल है कि उसके पास लॉन्ग टर्म आउटडोर एक्टिविटी वाली जॉब है। ये सजेस्ट करता है कि उसके पास फिशिंग जैसा एक सिटिंग हॉबी है। इसके अलावा वो नोटिस करती है कि उसकी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर स्मॉल वाउंड, जो प्रोबेबली फिशिंग हुक निकालने के कारण हुआ था, जैसे कि उस व्यक्ति ने प्रोबेबली एक फिश पकड़ी थी। उसने उसे इसलिए खाया क्योंकि वह हंग्री था और उसे स्टमक में शार्प पेन होने लगा था, क्योंकि पैरासाइट उसके स्टमक की लाइनिंग से चिपक गया था। नर्स में डॉक्टर टकाशी की एडवाइस से प्रभावित है। केस पर डिस्कशन करते हुए, इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग करते हुए डॉक्टर टकाशी को हिगाशी कुरुमी की इमरजेंसी सर्विसेज से एक कॉल प्राप्त होती है। वे पूछते हैं कि क्या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक ऐसे पर्सन के लिए कोई रूम अवेलेबल है जो कुरुमी लेक पार्क के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गिर गया था। पैरामेडिक्स पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक पर्सन का लेफ्ट लोअर लेग कट हुआ था और उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। सीपीआर किया गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर टकाशी ने अपनी टीम को सलाइन, सॉल्यूशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सप्लाई तैयार करने का इंस्ट्रक्शन दिया। जब पेशेंट पहुंचा तो उन्होंने कट लेग की जांच करने के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया। डॉक्टर टकाशी को संदेह है कि ये इंजरी किसी एनिमल बाइट से लगी है। फिर वो नर्सेस से रुकने और पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किए जाने तक वेट करने का रिक्वेस्ट करती है। केओस के दौरान एक ब्लू लिक्विड वाली सिरिंज गिरती है और पैरामेडिक उन्हें बताता है कि पेशेंट का ब्लड ब्लू है। ये रेवलेशन शॉकिंग है। उस समय सभी लोग डॉक्टर टकाशी सिचुएशन का इवैल्यूएशन करने के लिए पहुंचते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस ये डिटरमाइन करने के लिए पहुंचती है कि ये इंसिडेंट एक एक्सीडेंट था या कुछ और। एक डिटेक्टिव ज्यादा डिटेल्स एक्सपोज करने के लिए डॉक्टर से इंटेरोगेशन शुरू करता है। बाद में डॉक्टर टकाशी माँ और टकाशी को अपने घर पर ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनवाइट करती है कि क्या ये एक एक्सीडेंट था या कुछ और एरिया में किसी बड़े एग्रेसिव एनिमल जैसे लायन या क्रोकोडाइल की कोई रिपोर्ट मिली है। ये अंडरस्टैंड करने की उम्मीद है
कि पेशेंट पर किसने हमला किया। तकाशी ने उसे केस पुलिस पर छोड़ने की सलाह दी, लेकिन टकाओ ने जोर देकर कहा कि ये केस पुलिस पर छोड़ दिया गया है। ट्रूथ को अनकवर करना भी उसका ड्यूटी है। वो उसे केस से दूर रहने की चेतावनी देती है। ये एक्सट्रीम, अनयूजुअल ब्लड, अ बिग बाइट और टोक्यो के हार्ट में इस तरह की इंसिडेंट बताता है। उस समय अपनी क्यूरियोसिटी और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हवाला देते हुए इसे जाने देने से इनकार कर देती है टकाओ को। अपने डायरेक्टर का फोन आता है और वह उससे मिलने के लिए निकल जाती है। डायरेक्टर उसे केस से बाहर रहने और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप न करने का इंस्ट्रक्शन देता है। टकाओ ये कहकर रिप्लाई करती है कि वो इन्वेस्टिगेशन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से एक पोलराइजिंग पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डायरेक्टर रिप्लाई करता है कि इन्वेस्टिगेशन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट उन डिजीजेस के डायग्नोसिस पर फोकस करता है जिन्हें अदर डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई करने में फेल करते हैं, और डेड पेशेंट का डायग्नोसिस करने की कोई नीड नहीं होती है। अको बीच में ही ये कहते हुए हस्तक्षेप करते हैं कि पेशेंट के साथ क्या हुआ ये रिवील करना और ट्रूथ को उजागर करना डॉक्टर की रोल है। हालांकि पेशेंट के साथ क्या हुआ ये रिवील करना डॉक्टर की रोल है। डायरेक्टर उसके लॉजिक को रिजेक्ट कर देता है और उसे सिर्फ जीवित पेशेंट्स के डायग्नोसिस और बचाव पर फोकस करने का निर्देश देता है। फिर डायरेक्टर के वर्ड से एंग्री होकर कॉन्वर्सेशन खत्म कर देता है। टकू केस की जांच कंटिन्यू करने का रेजोल्यूशन लेती है। काशी उसके डिटर्मिनेशन को देखकर उसे लोकेशन पर जाने के लिए बाहर ले जाता है। वहां पहुंचने पर वे क्राइम सीन की जांच कर रहे पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं। टकू ने ब्लू ब्लड वाले आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी, लेकिन ऑफिसर्स ने झूठ बोला और कहा कि वे कुछ भी नहीं जानते कि वो किस बारे में बात कर रही है। टकू ने स्ट्रांगली कहा कि उन्हें यकीन है कि वे इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। उन्होंने बताया कि अर्बन पुलिस के फर्स्ट डिवीजन का एक मेंबर तानाशी पुलिस डिपार्टमेंट के नारस के साथ देखा गया था और वह व्यक्ति मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। ऑफिसर्स में से एक ने रिप्लाई किया कि वे अपनी इन्वेस्टिगेशन का डिटेल्स आउटसाइडर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। टकू काउंटर्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देकर लेकिन डिमांड करती है कि वे पहले उसका पीछा करें। वह उन्हें करुमी लेक पार्क ले जाती है और बताती है कि उस प्लेस पर आगे एक म्यूजियम है जिसमें अ लार्ज ट्रॉपिकल एक्वेरियम और अ स्मॉल प्लैनेटेरियम है, जिसका 3 मंथ से रेनोवेशन चल रहा है और कल फिर से खुलने वाला है। फिर टकू उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाती है। म्यूजियम के पास फॉरेस्ट के पीछे जहां बॉडी मिला था, वो ऑफिसर से विक्टिम के कटे हुए पैर के कारण के बारे में पूछती है। वे रिपोर्ट करते हैं कि पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स अभी तक अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन वे अनुमान लगाते हैं कि बड़े पार्क में घूमने वाले 1 या 2 वाइल्ड डॉग्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। रू ने इमीडिएटली उनके थ्योरी को रिजेक्ट किया और कहा कि वुंड्स एक साइन देती है। टीथ का साइज 5 सेंटीमीटर से कहीं ज्यादा बड़ा है, जिससे डॉग के लिए ह्यूमन फुट को काटना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऑफिसर्स को एहसास होता है कि टकू ये सजेस्ट कर रही है कि वह अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल एनिमल के टाइप को जानती है। वास्तव में टकू जानती है और उन्हें अपने डाउट के सोर्स तक ले जाती है। डायनासोर जैसे दिखने वाला क्रीचर, खासकर एक टायरानोसोरस रेक्स, जो इस प्लेस पर 66 मिलियन ईयर्स से एक्सटिंक्ट हो चुका है, जहां हंटर्स टाका और ताकनाशी के साथ बात कर रहे हैं। फोरेंसिक टीम के अनुसार स्केलेटन के रिमेन्स के टीथ और वुंड्स पर एक पॉजिटिव ल्यूमिनॉल रिएक्शन देखी गई थी। विक्टिम के फुट पर टीथ स्ट्रक्चर से मेल खाता है। ये कंक्लूजन निकालना सेफ है कि टायरानोसोरस रेक्स ने विक्टिम के फुट को काट लिया। टाका ने रिप्लाई किया, मैंने इस इंसिडेंट से ही ये गेस किया है। वाउंड से अपने ऑब्जर्वेशन में मैंने डिटरमाइन किया है कि एक जायंट क्रीचर ने फुट को काटा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे टाइम में इतने बड़े क्रीचर्स नहीं हैं। हम सी से बहुत दूर हैं, इसलिए शार्क जैसी चीज का रिस्पॉन्सिबल होना पॉसिबल नहीं है। दूसरे शब्दों में ये ऐसी चीज रही होगी जो आज जमीन पर मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये म्यूजियम था। पास में या तो सकुराई ने रिप्लाई किया जैसा कि आपसे एक्सपेक्ट किया था। सकुराई के फ्रेंड ने इंटरवीन किया, क्या आपका मतलब है कि स्केलेटन अपने आप चला गया और विक्टिम के फुट को काट लिया, लेकिन आपके पेशेंट का ब्लड ब्लू क्यों था? उसने रिप्लाई किया कि
कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की आपकी बारी है। क्लियरली आप कुछ भूल गए हैं, मुझे इसके बारे में और बताएं। स्केल्टन फ्राइडे को कैसा दिखता था? उसने रिप्लाई किया कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। आफ्टरनून में बारिश के कारण काम रोकना पड़ा, लेकिन शाम को ये पूरा हो गया। मैंने इसे रिकॉग्नाइज किया। ये एक 23 ईयर ओल्ड आदमी का था जिसने अटैक के लिए सेंटेंस काटी थी। उसकी रिलीज के बाद कुछ लोगों को पता चला कि वह एक नोन गैंग द्वारा कब्जा की गई बिल्डिंग में एंटर कर गया था। उसका बॉडी देखने वाला पहला आदमी 50 के दशक का एक आदमी मनबे था जो एक कंस्ट्रक्शन साइट की देखरेख कर रहा था। बारिश के कारण कंस्ट्रक्शन वर्क रुक गया था, लेकिन वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था और इंस्पेक्शन करते हुए उसे बॉडी मिली। साइट पर हक्सुका क्लिनिक नामक एक नियर बाय प्राइवेट क्लिनिक के एक डॉक्टर को विक्टिम की जांच करने के लिए मनबे द्वारा कांटेक्ट किया गया था। हालांकि विक्टिम का फुट कटा हुआ था और उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। टकाओ ने हक्सुका क्लिनिक का विजिट किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। अंततः डॉक्टर हक्सुका प्रकट हुए और खुद को इस रूप में पेश किया। तानी के जनरल हॉस्पिटल के पैथोलॉजी डायरेक्टर टाका ने पूछा कि आपने उस आदमी का इलाज क्यों नहीं किया? आपके पास एक सर्जरी रूम है। हक्सुका ने रिप्लाई किया कि उसका लोअर फुट सेवियर्ड हो गया था और उसका हार्ट पहले ही बंद हो चुका था। उस दिन क्लिनिक बंद था और मेरे पास कोई नर्स नहीं थी। सिर्फ सर्जरी रूम होने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, टाका ने आफ्टरवर्ड सकुराई से कहा। मैं कल सुबह आपके क्राइम लैब से म्यूजियम के आसपास की जांच करने के लिए कहूंगा। अगर मेरा गेस सही है तो क्रिमिनल से रिलेटेड एविडेंस का एक इम्पोर्टेंट पीस अभी भी वहां हो सकता है। सकुराई जवाब दिया, आई वॉन्ट यू टू टेल अस की आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मुझे इन्फॉर्मेशन देने में कंजूस लोगों के सामने खुद को सही प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इस ओल्ड मामले के पीछे एक और बड़ा केस छिपा हो सकता है। कोटोरी ने फिर पूछा, क्या आपने क्राइम सीन के आसपास किसी सस्पिशियस पर्सन को देखा? इससे पहले उसने जवाब दिया कि क्या आपका मतलब उन लोगों से है जो याकुजा की तरह दिखते हैं? कोटोरी ने कहा, क्या आपको याद नहीं है कि कल क्या हुआ था? चौथा डिवीजन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के लिए एक भूला हुआ नाम है। इस एरिया में एक और घटना हुई, नारा में एक शूटिंग। उसने जवाब दिया, ये सही है, एक सीरियस इंसिडेंट जिसमें इनोसेंट सिटीजन्स को खतरे में डाला गया। शव की पहचान हुई और पता चला कि लक्ष्य वही था। प्रॉब्लम के बाद वे सिर्फ एक ही पर्सन थे। शूटर एक याकुजा मेंबर था। पुलिस को शक है कि याकुजा ने रिवेंज के लिए काडे को मारा। यही कारण है कि एक क्विक इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। सकुराई ने कहा, आपसे यही एक्सपेक्टेड था। यह पॉसिबल है कि जिस याकुजा मेंबर ने काटी को शॉट किया था वो डेड है। उसने जवाब दिया, नहीं, उसकी इंजरीज सीरियस है, लेकिन वो अभी भी अलाइव है। वो एक छोटे याकुजा गैंग का डेप्यूटी लीडर है जो करंटली केड के गैंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। गोली लगने के बाद कादी भाग गया, लेकिन इवेंचुअली उसे पकड़ा गया, टॉर्चर्ड किया गया और किल्ड कर दिया गया। इसलिए अभी हम यही बिलीव करते हैं। टैको ने कहा, मेरे पास एक थ्योरी है, लेकिन ये शेयर करने के लिए अभी सॉलिड नहीं है। मैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। वे म्यूजियम पहुंचे जहां टाका को ब्लू ब्लड मिला, जो मिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू है। भंडारण कक्ष के अंदर उन्होंने ब्लू ब्लड देखा। ग्राउंड पर सकुराई के फ्रेंड ने पूछा, क्या ये हो सकता है कि मर्डर यहां हुआ था? दूसरे रूम में जाकर टाका डायनासोर्स को देखकर शॉक्ड रह गई। गहराई से सोचने के बाद उसने फाइनली घोषणा की, मुझे आपको अपना डायग्नोसिस देने की परमिशन दे। उसके बाद एक आदमी रूम में आया और सबको सरप्राइज कर दिया। टाका ने कहा, हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए हर इंसिडेंट का केयरफुली हिसाब रखना होगा। ब्लू ब्लड वाला बॉडी, टाइनोसोरस रेक्स द्वारा बिटन लेग, नरिमा शूटिंग और स्टोरेज रूम में ब्लू स्टेन। जब हम इन इवेंट्स को जोड़ते हैं तो पूरी पिक्चर बनने लगती है। कोटोरी ने उस सिचुएशन के बारे में बताया जिसमें एक पेशेंट का ब्लड मायोग्लोबिन के कारण ब्लू हो जाता है। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज करता है, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब होता है। सिम्टम्स में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और वीकनेस होती है।
सीवियर केसेस में ये फैटल हो सकता है। ताकायो ने कहा, ये मेरे कॉज से हुआ। राइवल गैंग के दूसरे कमांडर को गनशॉट के बाद थायोगोनिया भी हुआ। कुछ सब्सटेंसेस जैसे प्रोकेन के कांटेक्ट में आने से ये कंडीशन होती है। जब केस ओपन हुआ तो उन्हें हकास सुआ की इन्वॉल्वमेंट का पता चला। ताकायो ने कहा, जब मैंने म्यूजियम का मेंशन किया तो आप नर्वस हो गए क्योंकि यहाँ की हर चीज में आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। उसने जवाब दिया, भले ही वे मेरे फिंगरप्रिंट हो, आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि मैंने उस आदमी का लेग काटा और बॉडी को डिस्पोज किया। ये मुझे अरेस्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। उसने जवाब दिया, आपको बॉडी को टैंपर करने या डिस्पोज करने के लिए अरेस्ट नहीं किया जाएगा। आपको चोरी के इंटेंशन से म्यूजियम में ट्रेसपास करने के लिए अरेस्ट किया जाएगा। नेचुरली आपकी अरेस्ट के बाद आपके क्लिनिक की सर्च होगी और हो सकता है कि किसी कारणवश उन्हें वहां फिंगरप्रिंट्स और कास का खून मिल जाए। हचिसुका ग्राउंड पर गिर जाता है। सकुराई डॉक्टर अमिको को थैंक्स देता है उनकी हेल्प के लिए। हचिसुका अमिको पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोटोरी उसे बचाने के लिए आगे आती है। अमो उस पर शाउट करती है क्योंकि वो उसे एक बच्चा कहता है। आज का एपिसोड इस तरह एंड होता है। आने वाले एपिसोड्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेटेड रहें। एपिसोड की शुरुआत जुड़वा सिस्टर्स मनातू और मफू से होती है, जो स्कूल से वापस आ रही है। मनातू मफू को एक कर्स्ड वीडियो देखने के लिए कन्विंस करती है, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया है और कथित तौर पर लोगों की डेथ का कॉज बना। वीडियो देखने के बाद डेथ्स होती है। मफू रिफ्यूज करती है क्योंकि वो अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रेपरेशन में बिजी है और मनातू को इसे अलोन देखने के लिए कहती है। हालांकि मनातू इंसिस्ट करती है और वे रिलक्टेंटली इसे साथ में देखते हैं। वीडियो देखने के बाद मफू को स्ट्रेंज महसूस होता है। वो अपनी सिस्टर को छोड़कर एक ट्रेन की ओर जाती है जहां वह सुसाइड की कोशिश करती है। नेक्स्ट डे हम ताकनाशी को माँ के साथ हॉस्पिटल में लंच करते हुए देखते हैं। वे ताकायो और उसके ब्लू ब्लड वाले मैन के केस को डिस्कस करते हैं। माँ मानती है कि ताकानाशी के पास ताकाओं के लिए फीलिंग्स है, लेकिन वह ये कहते हुए डिनाई करता है कि वो किसी की नहीं सुनती और अपने राइट्स का मिसयूज करती है। वे टॉपिक बदल देते हैं और माँ ताकानाशी से पूछती है कि क्या उसने कर्स्ड वीडियो के बारे में सुना है। सीन मेंटल हेल्थ वार्ड में बदल जाता है, जहां डॉसुम जेन को मनातू और उसकी मॉम से बात कर रहे हैं। माफुयो द्वारा स्पॉन्टेनियस सुसाइड अटेम्प्ट डॉक्टर सम ने बताया कि वे साइकियाट्री विंग में उसके ट्रीटमेंट के दौरान माफुयो पर क्लोज मॉनिटरिंग रखेंगे। अनातु ने जोर देकर कहा कि माफुयो ऐसा कभी नहीं करेगी और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसे द कर्स्ड वीडियो देखने को कहा था। डॉक्टर सुमिता ने उसे बताया कि ब्रेन स्कैन में कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं दिखाई दी और उसने सजेस्ट किया कि या तो मनातू सुसाइड अटेम्प्ट को हाइड करने के लिए झूठ बोल रही है या माफुयो को मेंटल इलनेस के कारण ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। मनातू परेशान हो जाती है और अपनी सिस्टर से कभी ऐसा न करने के लिए कहती है। झूठ बोला और दावा किया कि वीडियो देखने के बाद माफू को कर्ज लगा था। डॉक्टर सुमिता ने उसे लॉजिकली सोचने का आग्रह किया और आर्ग्यू किया कि वीडियो देखने से डायरेक्टली किसी की डेथ नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर मनातू ने भी वीडियो देखा तो उस पर इसका असर क्यों नहीं हुआ। समिता ने कहा कि माफू बहुत अधिक दबाव में था। अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रेपरेशन और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से डील करने के स्ट्रेस के कारण जो उस पर रेकन्सिलिएशन के लिए प्रेशर डाल रहा था। वो कंक्लूड करती है कि माफू ने शायद डिप्रेशन के कारण सुसाइड अटेम्प्ट किया और उन्हें एश्योरेंस दिया कि वो आराम से ठीक हो जाएगी। लेकिन सीन माँ पर लौट आता है और ताकानाशी बनी रहती है। कर्स्ड वीडियो के बारे में डाउट करते हुए इसे नॉनसेंस बताते हुए माँ ने हिम से पूछा कि क्या ताका को ऐसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन में मजा आता है। ताकानाशी ने एक्सेप्ट किया कि ताका को चैलेंज द्वारा उसके ब्रिलियंट माइंड को चैलेंज करना पसंद है, लेकिन वो नहीं चाहता कि माँ उसे वीडियो के बारे में बताए और अगर ताकाओं को केस के बारे में पता चला तो वो जीत जाएगी। जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता वो नहीं रुकेगी और
वो उसे इसमें ड्रैग करेगी। फिर माँ ने मेंशन किया कि उसने पहले ही ट्विन सिस्टर को बता दिया था कि इन्वेस्टिगेशन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट उसकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट रखता है। ये एम्फसाइज करता है ताकानाशी को मनातो से मिलने के लिए ले जाया गया, जहां उसने उससे उसकी बहन के बारे में पूछा। मनातो ने बताया कि हालांकि वे एक जैसे डीएनए के साथ पैदा हुए थे, लेकिन वे पूरी तरह से अपोजिट है। माफू सीरियस और फोकस्ड है, जबकि मनातो चीयरफुल और केयरलेस है। हालांकि वे बर्थ से ही एक साथ रहते हैं, इसलिए वो श्योर है उसकी बहन सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर सकती थी, और माफू को ब्लेम करने के लिए ये उसकी मिस्टेक होनी चाहिए। ताकानाशी ने मनातो से काम होने और खुद को ब्लेम करना बंद करने के लिए कहा। तभी टीओ एंटर्स करती है और खुद को इन्वेस्टिगेशन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड के रूप में पेश करती है, और वह अपनी बहन के बारे में मनातो से बात करना शुरू करती है। कर्स्ड वीडियो से जुड़ा सुसाइड अटेम्प्ट। मनातो को रिलीफ मिला कि ताकाओ उस पर विश्वास करता है, समिता के विपरीत जो लॉजिकली सोचने पर जोर देती है, और ताका डिपार्टमेंट के मोटो को एक्सप्लेन करता है, हर डिजीज के पहलू की इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन में सभी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करता है। वे मेंटल हेल्थ वार्ड में जाते हैं, जहां ताका खुद को एक के रूप में डिस्गाइज करती है स्टूडेंट, क्योंकि उसे वार्ड में एंट्री करने से रोक दिया गया है। एक बार अंदर जाने के बाद ताकायो माफू के पास पहुंचती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वह उसकी स्टोरी सुनने के लिए वहां आई है, क्योंकि उसने सुनने का मेंशन किया है। माफुयू एक कर्स्ड वीडियो के कारण स्टेज से गिर गया। माफुयू ने जवाब देते हुए बताया कि हम घर जा रहे थे जब मैं और मेरी बहन ने वो कर्स्ड वीडियो देखा, तो मुझे डिजी फीलिंग आने लगी और मैंने एक मॉन्स्टर की रो सुनी। फिर सब कुछ वाइट हो गया और मैंने खुद को ट्रैक पर गिरते हुए पाया। स्कूल में इस वीडियो के बारे में डिस्कशन हो रही है। उनका कहना है कि यह एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जिसने रिजेक्टेड होने के बाद सुसाइड कर लिया था, और एक रूमर है कि अगर कोई गर्ल वीडियो देखने के बाद किसी बॉय को छोड़ देती है तो वो मर जाती है। ताका पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि आपने एक बॉय को छोड़ दिया है? माफुयू जवाब देता है, हाँ, मैंने 1 महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। वो दूसरे स्कूल की एक गर्ल के साथ मुझे चीट कर रहा था। मैं उससे डायरेक्टली कॉन्फ्रंट नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरी बहन ने मेरा एक्ट किया और मेरे लिए इसे खत्म कर दिया। फिर उसने पूछा कि क्या किसी और ने इसे देखने के बाद स्ट्रेंज बिहेवियर किया है। वीडियो में मनातो जवाब देता है कि ये सिर्फ एक रूमर है, लेकिन मैंने सुना है कि एक गर्ल रेड लाइट होने पर सड़क पार कर रही थी और एक कार ने उसे हिट कर दिया। वीडियो देखने के बाद एक्टर सुमिता रूम में एंटर करता है और इस पॉइंट पर कोरी खुद को इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से होने का इंट्रोडक्शन देता है। पैथोलॉजी ताकाओ को देखकर सुमिता उसे पहचानती है और खींचती है, उसे रूम से बाहर निकालो, क्या तुमने मेंटल हेल्थ वार्ड से बाहर रहने का वादा नहीं किया था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताका जवाब देता है, मैं माफुयू से वीडियो में कर्स के बारे में पूछने आया था। सुमिता फ्यूरियस स्नैप्स और उस आउटफिट के साथ क्या है अपना फैशन शो, कहीं और ले जाओ। ताका ने जवाब दिया कि मैंने इसे मजे के लिए नहीं पहना है, मैंने खुद को इसलिए छिपाया है क्योंकि आपने मुझे इससे प्रतिबंधित कर दिया है। ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट। वार्ड सूटा ने सार्कास्टिक तरीके से जवाब दिया, मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक हॉबी है, एक्चुअली ये आपको पूरी तरह से सूट करता है। एओ एंग्री होकर सुमिता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सीआई उसे उस रात रोक देता है। कोरी ताका से पूछता है, डीआर सुमिता आपसे इतनी हेट क्यों करती है? ताका कोटोरी को कर्स्ड वीडियो दिखाता है और वह इसे देखकर स्कैर्ड हो जाता है। फिर तो कहती है, मेरी आईज और सिर में पेन है। कोटोरी रिप्लाइज, जब मैं देख रहा था तो मेरे माइंड में एक स्ट्रेंज इमेज दिखाई दी। केओ एक्सप्लेन्स की वीडियो में डेड बॉडीज, टॉर्चर टूल्स और अदर हॉरिफिक सीन्स के फ्रेम्स हैं। ये एक सबकॉन्शियस वीडियो है। तोरी रिप्लाइज, सबकॉन्शियस वीडियोस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये पॉसिबल है कि माफू इससे प्रभावित हुआ और उसमें एक्सट्रीम फियर डेवलप हुआ। इससे सेल्फ हार्म करने की टेंडेंसी बढ़ गई। हालांकि सबकॉन्शियस मैसेजेस जनरली इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं डालते। आका ने नोटिस किया कि वीडियो में कोई साउंड नहीं है, लेकिन माफू ने कहा था कि उसने एक मॉन्स्टर की आवाज सुनी थी।
वो सोचने लगती है कि इस इंसिडेंट का रीजन क्या हो सकता है। अचानक उन्हें एक कॉल आती है। कॉलर बताता है कि कामोर नाम का एक पेशेंट जो आउट पेशेंट था, इमरजेंसी स्टेयर से गिर गया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इंजरी मार्क्स और लाइट फ्रैक्चर्स सुसाइड अटेम्प्ट की ओर इंडिकेट करते हैं। कॉलर ने मेंशन किया कि पेशेंट स्ट्रेंज बातें कर रहा था। टियो ने कर्स्ड वीडियो के बारे में डीपली सोचते हुए नोट किया कि माफियो ने मॉन्स्टर की आवाज सुनने का दावा किया था, लेकिन उसके ब्रेन स्कैन में कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं थी। थिंकिंग डीपली, वो टोर को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो रिलेटेड सभी लोगों को गैदर करे, क्योंकि उसके पास इस मिस्ट्री का एक डायग्नोसिस है। सीन शिफ्ट्स टू हॉस्पिटल, जहां डीआर सोमीदा एंग्रिली ताकाओ से कहती है, मेरी परमिशन के बिना एक पेशेंट को ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ताकाओ इग्नोर्स हर और मनात्सु से पूछती है, तुमने कर्स वीडियो फिर से क्यों देखा? मनात्सु रिप्लाइज, मुझे लगा कि मुझे कुछ पता चलेगा। ताकाओ ने जवाब दिया, थैंक्स टू यू, मैं ट्रूथ तक पहुंची। माफू ने स्टेज से जंप किया और स्टेयर से गिर गई। ये सब उस वीडियो की वजह से है। अब मैं तुम्हें ट्रूथ दिखाऊंगी। डीआर सम ताकायों पर चिल्लाते हुए कहती है, ये नॉनसेंस बंद करो। कर्स्ड वीडियो एग्जिस्ट नहीं करता। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? ताका रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है और सडनली सिस्टर्स के साथ कुछ स्ट्रेंज होता है। वे फ्लोर पर गिर जाती है। एक्सप्लेन करता है कि उन्हें सिर्फ एक सीजर हुआ था। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स और हैल्यूसिनेशंस का कारण बन सकती है। ट्रिगर फैक्टर्स विजुअल स्टिम्युलेशन हो सकते हैं। वीडियो हाई फ्रीक्वेंसी पर फ्लैशेस करता है जो ब्रेन नर्व्स को स्टिम्युलेट करता है और सीजर्स ट्रिगर करता है। डीआर सुमिता पूछती है, लेकिन सीजर्स और सेल्फ हार्म अटेम्प्ट्स का क्या कनेक्शन है? ताकाओ रिप्लाइज, क्या आपने नोटिस किया कि वे अनकॉन्शियसली कैसे मूव कर रहे थे? इसे ऑटोमेटिज्म कहते हैं। सीजर के दौरान उनका एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट अननोइंगली मूव कर रहा था। अवेयरनेस के बिना मूवमेंट पॉसिबल है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर सीजर इंसिडेंट और स्टेयर्स के पास हुई घटना इंपल्सिव सुसाइड अटेम्प्ट का इल्यूजन क्रिएट करती है। माफू ने कर्स्ड वीडियो उस वक्त देखा जब वो एंट्रांस एग्जाम्स की प्रेपरेशन और एक्स बॉयफ्रेंड के हैरासमेंट से मेंटली एग्जॉस्टेड थी। दूसरी तरफ मनातु को गिल्ट था कि उसने वीडियो दिखाया। सेकंड सीजर की कंफर्मेशन इमरजेंसी रूम में हुई। ताका ने बताया कि अगर एक मोनोजाइगोटिक ट्विन को एपिलेप्सी है तो दूसरे को भी होने की पॉसिबिलिटी है। उनकी मदर पूछती है, क्या मेरी डॉटर्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल है? ताकायो रिप्लाइज, एज उनके सिम्टम्स अनकॉमन है, एक न्यूरोलॉजिस्ट को कंफर्म करना चाहिए। लेकिन इंटेंस विजुअल स्टिम्युलेशंस से बचना और स्ट्रेस मिनिमाइज करना जरूरी है। डॉक्टर एक खुश होते हैं और कहते हैं, मेरा डायग्नोसिस कंप्लीट हो गया है। फिर वो डीआर सम की तरफ मुड़कर कहती है, निराश दिख रहे हैं? वो जवाब देती है कि मैं खुश हूं कि हमने पता लगा लिया कि इन दो लड़कियों को क्या प्रभावित कर रहा था। सीटीओ ने चुटकी ली, आखिरकार आप मेरी सुपरवाइजर थी। डॉक्टर सुइता ने जवाब दिया कि आप अब तक की सबसे खराब रेजिडेंट थी। कटारी बाद में टकायो से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि वो इतना परेशान हो गई। आज जवाब देता है, मेरे साइकियाट्री रेजिडेंसी के दौरान मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर सुमित ने जिस पेशेंट को डिप्रेशन से पीड़ित बताया था वो एक्चुअली हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित थी। मैंने उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड इनइफेक्टिव एंटीडिप्रेसेंट्स को हटा दिया और उसकी जगह थायराइड मेडिकेशन लगा दी। एक दिन में इम्प्रूवमेंट हुआ और मैंने पेशेंट को सच बता दिया कि आपके इनकॉम्पिटेंट सुपरवाइजर ने आपको गलत डायग्नोसिस दिया और आपको बेकार मेडिसिन दी। उसके बाद मुझे साइकियाट्रिक वार्ड से बैन कर दिया गया। डॉक्टर सुमित एंग्रिली बोलती है, क्या ये नॉर्मल है? आपने अपने सुपरवाइजर की अप्रूवल के बिना एक पेशेंट की मेडिसिन बदल दी। इसके बाद सीन बदल जाता है। कटारी ने मजेरो से बात करते हुए कहा कि मैंने साइकियाट्रिक पेशेंट के बारे में सुना है। ऐसा लगता है कि काको आपको बहुत परेशान करता है। सीटीओ जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, हम पेशेंट की मदद करने में कैपेबल थे। थैंक्स टकायो अजू मोरो जवाब देते हैं कि आप ये कहने वाले फर्स्ट पर्सन हैं कि आप जानते हैं कि ट्योए कैसे है, क्योंकि वो हमेशा अपने आसपास के लोगों के लिए प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। उसके अंडर काम करने वाले सारे डॉक्टर्स तुरंत रिजाइन कर देते हैं। मैं उसे टॉलरेट नहीं कर सकता। कटारी जवाब देती है, सच है, वो एक ट्रबल मेकर है, लेकिन हमने उससे बहुत कुछ सीखा है। वो एक टैलेंटेड पर्सन है। डॉक्टर मोरो ने कॉरी को अपनी छोटी सिस्टर की केयर करने की एडवाइस दी है। फाइनल सीन में ग्रुप को एक लेक के पास हंसते हुए देखा जाता है। हालांकि नेक्स्ट एपिसोड में उनकी स्माइल फीकी पड़ जाएगी
क्योंकि नए मिस्ट्रीज सामने आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये मत भूलिए कि एक मैन को एक हेल्पलेस बेबी के रूप में दूसरी वर्ल्ड में ले जाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजिकल पावर्स है। ऐसे टाइम में जब मैजिक अभी तक रिवील नहीं हुआ है, इस अनफेमिलियर वर्ल्ड में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है, और ये बिना किसी मेमोरी के है। अपने प्रीवियस लाइफ से और एक न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी में फंसकर उसे ये एहसास होने लगता है कि उसके पास अनइमेजिनेबल एबिलिटीज की है। फिर भी ये वर्ल्ड मैजिक के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसी पावर जो सब कुछ बदल सकती है। एनीम के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक छोटी लड़की से होती है। मैरी नाम की एक लड़की अपने घर के डोर पर अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही है, क्योंकि वे एक ट्रिप से लौट रहे हैं। जब वो उन्हें देखती है, मैरी उन्हें देखने के लिए एक्साइटेड होकर उनके पास दौड़ती है और वे उसका वार्म वेलकम करते हैं। वे पूछते हैं कि क्या वो अकेले रहने से टायर्ड थी, और वो जवाब देती है कि रोज वो उसके साथ थी, इसलिए उसे लोनलीनेस महसूस नहीं हुआ। मॉम उसे अपने छोटे ब्रदर शन से मिलवाती है। जब मैरी उसे देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह बहुत छोटा और क्यूट है। 3 साल बाद मैरी और शन थोड़े बड़े हो गए हैं और हम मैरी को शन के साथ यार्ड में खेलते हुए देखते हैं। वो उसके खिलाफ रेस जीत जाती है और तभी उनके फादर काम से घर आते हैं। मैरी और शन उनका ग्रीटिंग करते हैं और उनके फादर उन्हें बताते हैं कि मैरी एनर्जेटिक है और शन रिलायबल है। पहले से ही उन्हें बताता है कि शन एक्चुअली घर के कामों में उनकी मॉम की हेल्प करता है और कभी भी अपना बेड गीला नहीं करता है। कभी कभी उसे एंगर आता है। एक अडल्ट की तरह चिंतित, वो उन चीजों को करने की कोशिश कर रही है जिनके बारे में वो नहीं जानती। उस रात डिनर पर शन अपने फादर से पूछता है कि क्या मॉन्स्टर्स एक्चुअली एग्जिस्ट है। उनके फादर कहते हैं कि वे एग्जिस्ट करते हैं और इस वजह से शन को कैसल नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें यकीन है कि उनकी मॉम ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉन्स्टर्स बहुत डेंजरस होते हैं और लोगों पर अटैक करते हैं। अगर कोई उन्हें देखता है तो उसे किसी अडल्ट से मदद मांगनी चाहिए। फिर शन फेरीज और स्पिरिट्स के बारे में पूछता है और उसके फादर कहते हैं कि वो किसी भी स्पिरिट के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन फेरीज एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि वे बहुत रेयर हैं, इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि वह किसी से मिल पाए, और कुछ ट्रेडर्स उन्हें लाने में स्किल्ड है। हालांकि शन एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है मैजिक के बारे में, और क्या ये उनकी वर्ल्ड में एग्जिस्ट है। उसके फादर समझ नहीं पाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका क्या मीनिंग है। शन फायर, वाटर, एयर और लाइट मैजिक के बारे में बात करता है और कहता है कि वो कुछ भी नहीं से कई थिंग्स बना सकता है। हालांकि उसके फादर कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सुना है, मैजिक जैसा कि शन ने बताया है। हालांकि उनके फादर बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन उन्हें मैजिक के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि शन ने मॉन्स्टर्स, फेरीज और मैजिक के बारे में कहां से सीखा, लेकिन शन ने कोई आंसर नहीं दिया। आईएम ने टॉपिक चेंज किया, क्योंकि उसने देखा कि शन थोड़ा येलो दिख रहा है। 3 साल बाद मैरी बड़ी हो गई है और उसने बहुत सारी लड़ाई सीख ली है। अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो शन के बगल में आराम करने बैठ जाती है। वो उससे पूछता है कि वो इतना ट्रेनिंग क्यों करती है, और वो जवाब देती है कि वो बड़ी सिस्टर है और अगर कुछ भी हो जाए तो मॉन्स्टर्स की तरह ऐसा प्रतीत होता है, या कुछ ऐसा ही है कि उसे घर पर उनकी रक्षा के लिए लड़ने के लिए रेडी रहना चाहिए, भले ही ट्रेनिंग डिफिकल्ट हो। एक्चुअली डिफिकल्ट है, उसे ये पसंद है। वो बहुत स्मार्ट नहीं थी, लेकिन वो फिजिकल थिंग्स में बहुत अच्छी है। रात में पीआर, मैरी और उसकी दोस्त रोज झील की ओर जाती है। मैरी बहुत ट्रेनिंग ले रही है और रोज आश्चर्यचकित है, क्योंकि वो बिना ऊब महसूस किए पूरे दिन ऐसा कर रही है। मैरी रोज से उसके साथ मुकाबला करने के लिए कहती है, लेकिन रोज मना कर देती है क्योंकि वो अपने दादा की मदद करने से थक गई है। फिर रोज उससे अपने छोटे ब्रदर के बारे में पूछती है और सोचती है कि वह घर पर हमेशा इतना आइसोलेटेड क्यों रहता है और अपना सारा समय पढ़ाई में क्यों बिताता है। मैरी जवाब देती है कि वह नहीं जानती कि वो क्यों उसके साथ मुकाबला करती है। ब्रदर उस तरह से एक्ट करता है। अचानक झील के ऊपर हवा में छोटे शाइनिंग स्फेयर्स दिखाई देते हैं। मैरी और रोज दोनों जो देखते हैं उससे आश्चर्यचकित है। मैरी ने शियान को ये देखने के लिए ले जाने का फैसला किया कि क्या हुआ था, इसलिए अगले दिन वो उसे झील पर ले जाती है। शॉन बहुत वरीड है क्योंकि उनका मदर ने उन्हें घर से बहुत दूर न जाने के लिए कहा था।
हरारी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए और जब वे झील पर पहुंचेंगे तो वहां कोई मॉन्स्टर नहीं होगा। शियोन अपनी बहन से कहता है कि उनकी मदर घर से इतनी दूर जाने के लिए उन पर बहुत गुस्सा होगी। मैरी ने स्वीकार किया कि लेकिन वो कहती है कि चमकते हुए स्फेयर्स परेशानी के लायक है। जब वे बात कर रहे हैं स्फेयर्स फिर से दिखाई देते हैं और वे दोनों उनमें से एक में हैं। शियोन उससे पूछता है कि क्या उनके माता पिता को इस बारे में पता है और मैरी जवाब देती है कि उन्हें पता है, वो उन्हें पहली बार देखने पर झील पर ले आई थी। लेकिन कुछ स्ट्रेंज हुआ, वे स्फेयर्स नहीं देख सके। मैरी थोड़ी वरीड थी कि शॉइन उन्हें नहीं देख सकता था, या तो वो सोचती थी कि क्या केवल अडल्ट्स ही उन्हें नहीं देख सकते थे या कुछ बच्चे उन्हें नहीं देख सकते थे, या तो स्फेयर्स झपकाए और उसके लिए गायब हो गए। लेकिन कुछ बच्चों ने पूरी लाइट देखी। शॉइन सोचता है उसने जो कहा उसे देखते हुए कि ये स्फेयर्स मैजिक से संबंधित हो सकते हैं। मैरी ने समझाना जारी रखा कि मैजिक प्रकाश पैदा करता है और ऐसा यहाँ भी हो सकता है। ये कहने के बाद वे घर की ओर चल पड़े और शॉइन अपनी बहन को उसे इतनी ब्यूटीफुल जगह ले जाने के लिए धन्यवाद देता है कि अगली सुबह शॉइन और मैरी एक साथ नाश्ता करते हैं और झील की ओर जल्दी जाते हैं। वे सूर्यास्त तक वहां दिन बिताने की तैयारी करते हैं, लेकिन शॉइन वास्तव में थका हुआ महसूस करता है क्योंकि उसने पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं लिया है और उसका शरीर बहुत वीक है। यारी उसे बताता है कि वह पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं लेता है, यही वजह है कि उसका एंड्योरेंस इतनी कम है कि वो उसे आश्वस्त करती है कि सूर्यास्त से पहले अभी भी बहुत समय है और वे कुछ करना चाहते हैं। शॉइन जवाब देता है कि वो जांच करना चाहता है, लेक वह जानना चाहता है कि ये चमकीले चमकते हुए स्फेयर्स कहां से आते हैं और क्या वे लेक में रहने वाली किसी चीज से जुड़े हैं। यदि वे ठीक से जांच नहीं करते हैं तो वे कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे कि वे स्फेयर्स वास्तव में क्या है। मैरी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता समझिए, लेकिन यदि आप ऐसा कहते हैं तो ये सच होना चाहिए। फिर शॉन उससे कहता है कि पहले हम इन 3 बकेट्स को झील के पानी से भर लें। एक में सैंड और स्टोन डालेंगे, दूसरे में एक्वाटिक प्लांट्स और अंतिम में फिश डालेंगे। मैरी वही करती है जो शॉइन कहता है और फिर वे फिशिंग शुरू करते हैं। हालांकि मैरी को दुख होता है क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा है। शॉइन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मैं बस ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ पाकर कितना हैप्पी हूँ, और वह उसे हमेशा उसके साथ सब कुछ करने के लिए धन्यवाद देता है। मैरी जवाब देती है कि मैं फ्री हूँ और मैंने ऐसा करने पर जोर दिया। मेरे लिए इसमें आपकी मदद करना नेचुरल है। अगर मैजिक जैसी कोई चीज मौजूद है तो मैं भी इसे देखना चाहता हूँ। और वह बताता है कि शॉइन उससे कहता है कि इसीलिए हम यहाँ हैं। अगर मैजिक मौजूद होता तो ये वंडरफुल होता। अगर ऐसा होता तो आप सबसे पहले जाने। अचानक फिशिंग रॉड एक फिश पकड़ती है और मैरी जल्दी से इसे बाहर खींचती है। ये एक एटी है और ट्राउट रोज आती है और पूछती है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं, और मैरी उन्हें एक दूसरे से मिलवाती है। मैरी कहती है कि हम फिशिंग कर रहे हैं। रोज फिर शियोन से पूछती है क्या आप चमकते हुए स्फेयर्स देख सकते हैं। ये एक स्ट्रेंज घटना है, क्या आपको नहीं लगता? लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप यहाँ आए क्योंकि आप चमकते हुए स्फेयर्स के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। करी जवाब देती है कि वे इतने ब्यूटीफुल है कि कभी कभी मैं उन्हें देखने के लिए आती हूँ। फिर शॉइन रोज से पूछती है कि क्या वो जानती है कि चमकते हुए स्फेयर्स कहां से आते हैं। रोज जवाब देती है कि नहीं, मैं बस रात में उन्हें देखने का आनंद लेती हूँ। झील से फिर से स्फेयर्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। शाह और मैरी फिर झील में उतरते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वहां क्या है। चमकते हुए स्फेयर्स बाहर आने लगते हैं और जब शॉइन उन्हें छूता है तो वे वार्म और टिकलिश महसूस करते हैं। वो अपना फेस पानी के पास रखता है, लेकिन ये इतना डार्क है कि वो नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। चमकते हुए स्फेयर्स पानी के नीचे रहने वाली किसी चीज से आ रहे हैं। ये कोई पीएल नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा प्राणी है जो मोशन करता है, क्योंकि जिन स्थानों से प्रकाश आता है वे हिल रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा किस प्रकार का क्रीचर करता है। बाद में शॉइन ने उसकी मदद करने के लिए
मैरी को धन्यवाद दिया। वो जवाब देती है कि हम एक फैमिली हैं, हमें हर छोटी छोटी बात के लिए एक दूसरे का शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। बाद में रोज एक और फिश के साथ आती है और ये ट्राउट मादा है। मैरी और शॉन दोनों हैरान हैं। मैरी कहती है कि नर को पकड़ना कॉमन बात है, लेकिन मादा आमतौर पर पानी में होती है। गहरे पानी में रहते हैं, लेकिन चूंकि ये ब्रीडिंग सीजन है, वे उथले पानी में तैरते हैं। मैंने सुना है कि कई लोग उनके लिए फिश पकड़ते हैं, उसके बाद वे फिशेस को बाल्टियों में रखते हैं और अचानक उनमें से ग्लोइंग बॉल्स निकलने लगते हैं। शेन बताते हैं कि ये कॉर्टशिप का बिहेवियर है। चमकते हुए गोले कॉर्टशिप का हिस्सा है। इट और ट्राउट के कॉर्टशिप परफॉर्मेंस में रोज उसे बताता है कि ये वो तरीका है जिससे मेल फीमेल को सिग्नल देता है कि उन्हें मेटिंग करना चाहिए और एक फैमिली शुरू करना चाहिए। फिर सीन पैलेस में ट्रांसफर हो जाता है, जहां शियोन एक बार फिर से उसकी मदद करने के लिए मारी को थैंक्स देता है। मारी जवाब देती है, मैं हमेशा यहाँ आपके साथ हूँ और हम एक दूसरे की मदद करते हैं। शेन उसे हग करता है और एक मैजिकल एनर्जी उससे निकलती है, छिपे हुए ट्राउट के कॉर्टशिप परफॉर्मेंस से ग्लोइंग बॉल्स, और वो कहता है, मैं उन्हें इतने ध्यान से देखता हूँ कि परफॉर्मेंस मुझ पर अंकित हो गया। मुझे इसका रियलाइजेशन भी नहीं हुआ। शीन फिर मैजिकल एनर्जी की घोषणा करता है। रियल मैजिक इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि मैजिक नामक टेक्निक्स का अभी तक इन्वेंशन नहीं हुआ है। ये इंटरेस्टिंग होने लगा है और यहाँ से मेरी स्टोरी शुरू होती है। इस दुनिया में बीबीआई डक टावल है। मेरा री इनकारनेशन हुआ और मैं मैजिक पैदा करूंगा। लेकिन एपिसोड इस रेवलेशन के साथ समाप्त होता है। नैरेटर कहता है कि आने वाले एपिसोड्स के लिए देखते रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो सब्सक्रिप्शन लेना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। एक लड़की की डेथ हो गई एक्सीडेंट और अचानक खुद को एक बड़े होटल में पाती है। उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो इस स्ट्रेंज जगह पर क्यों पहुंची। ये स्ट्रेंज लोगों के बीच उसके लाइफ की शुरुआत को दर्शाता है। उसकी स्टोरी कैसे सामने आएगी, ये जानने के लिए बने रहें। हमारा एपिसोड लड़की के साथ शुरू होता है। ठीक उसके बाद उसकी डेथ, खुद को दूसरी वर्ल्ड में पाना। पहले तो वो विश्वास नहीं कर पाती, छोड़ देती है और कहती है कि ये एक ड्रीम होगा। फिर उसकी नजर एक होटल की ओर इशारा करते हुए एक साइन पर पड़ती है। पीछे मुड़कर वो एक विशाल बिल्डिंग देखती है और अंदर कदम रखने का डिसीजन करती है। लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि होटल पूरी तरह से खाली है कि जब एक आदमी होटल मैनेजर दिखाता है और उसे चियारी होटल में स्वागत करता है। वो बताता है कि ये जगह स्थित है लिविंग और डेड लोगों की दुनिया के बीच। यू आर नॉट ड्रीमिंग। वो कहता है कि ये रील है और वैसे मैं ग्लोइंग हेड वाला लड़का हूँ। आपको रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वो उसे एक पेपर देता है, गेस्ट बुक में साइन करता है, लेकिन वह ये कहकर मना कर देती है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो यहाँ नहीं रहना चाहती है। वो उसे एश्योर करता है कि आपको यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है, आपका स्टे पूरी तरह से फ्री है। इसके अलावा आपके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। तभी कुछ स्ट्रेंज होता है, उसे रियलाइजेशन होता है। उस समय उसे अपना नेम याद नहीं आ रहा था। तभी असिस्टेंट मैनेजर श्री अटोरी, जिनका फेस ह्यूमन था, अंदर आए और उन्होंने उसे चिंता न करने के लिए कहा और कहा कि मैं स्वयं 2 सप्ताह पहले ही यहाँ आया हूँ। फिर उसे उसके रूम में ले गए, जो बहुत बड़ा और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, और उसे छोड़कर चले गए। श्री अटोरी बताते हैं कि रूम उसकी मेमोरी से जुड़ी चीजों से भरा है जो उन्हें वापस पाने में मदद कर सकती है। वे एक साथ रूम में देखना शुरू करते हैं, लेकिन वो शर्मिंदा हो जाती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। जब वो बाहर निकलता है तो वो खुद ही खोज शुरू करती है और अंत पाती है इसके पीछे एक पिक्चर है जिसमें एक टिकट है जिस पर लिखा है टीम ऑटम की 3री सालगिरह का जश्न। अचानक उसकी मेमोरी क्लिक होती है और उसे अपना नेम निको याद आता है। सीन निको पर ट्रांसफर होता है, जो मैनेजर के साथ बैठा है। वो उत्सव को विविडली याद करती है, लेकिन अभी भी ये पता नहीं लगा पाती है कि वो यहाँ क्यों पहुंची। उसे 365 सिस्टर्स ऑफ कियो नामक एक ग्रुप भी याद है और वो इस इवेंट के लिए कितनी एक्साइटेड थी। हालांकि वो इसे एक साथ नहीं जोड़ पाती है। श्री अटोरी सुझाव देते हैं कि शायद पार्टी से वापस आते समय आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुई हो। यहाँ के अधिकांश गेस्ट्स को तब तक पता नहीं चलता कि उनकी डेथ हो गई है जब तक वे नहीं पहुँचते। वो बताते हैं कि उन्हें तब तक रुकना होगा जब तक उन्हें ठीक से याद न आ जाए कि क्या हुआ था। निको ने रुकने का डिसीजन किया। वो खुद को बिजी मानती है, इसलिए
वे उसे होटल में अवेलेबल डार्ट्स, बिलियर्ड्स और रेडियो के बारे में बताते हैं। वो एक्सप्लोरेशन शुरू करती है और अंततः डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है, जहां वो गलती से रोरी नाम की एक अन्य लड़की से टकरा जाती है। रोरी उसे धक्का मारने के लिए अपॉलॉजी करती है और निको पूछती है कि क्या वो डाइनिंग हॉल में काम करती है। रोरी बताती है कि वो किचन में काम करती है और फिर अपनी सर्च जारी रखते हुए चली जाती है। निको ने कई बंद रूम्स को देखा। भूख लगने पर वो वापस डाइनिंग हॉल में जाती है, जहां उसे सभी प्रकार के ड्रिंक से भरा एक ब्यूटीफुल प्लेस मिलता है। फिर मीनो नाम का एक स्टाफ मेंबर निको का स्वागत करता है और पूछता है वो क्या चाहती है। निको कुछ खाने और पीने के लिए पूछती है। एक आदमी जिसका नेम है कीरो ने मीनो के सैंडविच की रेकमेंडेशन करते हुए कहा कि वे वास्तव में अच्छे हैं। निको बैठ जाती है, जबकि मीनो अपना भोजन तैयार करती है और वह प्रतीक्षा करती है। निको मीनो से पूछती है कि क्या होटल में कोई और गेस्ट है, क्योंकि उसने अभी तक किसी और को नहीं देखा है। मीनो बताती है कि अधिकांश गेस्ट्स इस टाइम वे अपने रूम में आराम कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद मिन्नो निक्को को खाना और जिंजर वाला ड्रिंक लेकर आती है। उसी टाइम एक गर्ल अंदर आती है। सिर की जगह पर उसकी एक बड़ी सी फोटो होती है, क्योंकि उसे अभी तक अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो पूछती है यदि अमरोन नाम का कोई पर्सन आ गया है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि वो नहीं आया है। तो गर्ल क्लियरली परेशान है, क्योंकि अमरोन ने उसे उसके रूम की तलाशी में हेल्प करने का प्रॉमिस किया था। एंशियो को एहसास होता है कि गर्ल भी ह्यूमन है। मैनेजर अपने फेवरेट ड्रिंक का ऑर्डर देते हुए एंटर करता है, क्योंकि ये उसका टाइम है। थोड़ी देर बाद ओटोरी चला जाता है मैनेजर को काम पर वापस बुलाने के लिए। जब फोटो हेड वाली गर्ल ओटोरी को देखती है तो वो उसे अमरोन समझ लेती है। वो उसके पास दौड़ती है और पूछती है कि वो कहाँ था, और कहती है कि वो उसकी हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर सकती या याद नहीं रख सकती। ओटोरी चौंक जाती है, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट है और वो अमरोन है, क्योंकि वो उसकी वर्ल्ड से बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। वो और अधिक परेशान हो जाती है। रोरी बीच में आती है और सजेशन देती है कि वे कोई सोल्यूशन खोजे, क्योंकि टूर की रोल सिर्फ गेस्ट्स को साथ ले जाने की नहीं है, उसे उनकी मेमोरीज वापस पाने में भी हेल्प करनी है। मैनेजर ने मेंशन किया। उन्होंने बताया कि जब ओटोरी ने कल उसके रूम की तलाशी ली तो उन्हें बड़ी संख्या में फॉर्चून टेलिंग टूल्स मिले। उन्हें डाउट है कि वह एक एस्ट्रोलॉजर हो सकती है। उसका फेस टैरेट कार्ड के इलस्ट्रेशन जैसा दिखता है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन केवल इतना ही उसका नेम या आइडेंटिटी पता करने के लिए पर्याप्त नहीं है। टोरी को उसकी मेमोरी वापस लाने में हेल्प करने के लिए उसके साथ उसके रूम में वापस जाने पर जोर देते हुए टोरी ने मना कर दिया, लेकिन मैनेजर ने उसे ऐसा करने का ऑर्डर दिया और समझाया कि अब तक रूम पूरी तरह से बदल गया होगा। निक को कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसका क्या मतलब है। मैनेजर ने एक्सप्लेन कि रूम्स बदल जाते हैं। हर डे गेस्ट्स को उनकी मेमोरी वापस पाने में हेल्प करने के लिए कायरो ने कहा कि ये होटल ही है जो ये सब ऑटोमेटिकली करता है। क्यूरियस निक्को ने पूछा कि क्या वो गेस्ट्स के रूम में चीजों की चेक करने के लिए उनके साथ जा सकती है। मैनेजर अग्रीड हो जाता है और गर्ल को निक और ओटोरी दोनों को ले जाने के लिए कहता है। जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो निक को अमेज्ड हो जाता है। रूम कितना ब्यूटीफुल है। वो चारों और स्कैटर्ड फॉर्चून टेलिंग टूल्स को देखती है और गर्ल से पूछती है कि वे कहां से आए हैं। गर्ल बताती है कि वे कबर्ड में उस ट्रंक में थे, लेकिन जब वो टर्न करती है तो कबर्ड गायब हो जाती है और उसकी जगह एक बुक शेल्फ होती है। गर्ल कहती है कि वे कहां से आए थे। हर जगह ट्रंक, टेबल, कबर्ड, यहाँ तक कि साइड टेबल भी। वो बुक शेल्फ को देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या ये हमेशा से यहाँ था। ओटोरी जवाब देता है कि ये कल यहाँ नहीं था। वो एक बुक निकालता है और उसके अंदर स्ट्रेंज राइटिंग पाता है। वो गर्ल से उनके बारे में पूछता है और वो पैनिक होकर कहती है कि वे फेमिलियर लगते हैं, लेकिन उसे डराते हैं। क्या ये मेरी डेथ के कारण हो सकता है? वो सोचती है कि निक्को ने पास में एक फोटो देखा। ओटोरी ने इसे उठाया और कहा कि पिक्चर में बॉय बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, लेकिन अमरोन नहीं है। हालांकि गर्ल कहती है कि उसे सुनना याद है, बार में पहले अमरोन नाम ने उसकी मेमोरीज ताजा कर दी। वो अगम मामोरू है, जो एक पॉपुलर इंटरनेट स्ट्रीमर है जिसे अमरोन के नाम से जाना जाता है। गर्ल बताती है कि मैं फेमस होने से पहले उसकी फैन थी। निक्को ने कहा कि उसे उसके बारे में हाल ही में न्यूज में देखने के बाद पता चला। उसे मिस्टेक से फ्रॉड के लिए अरेस्टेड कर लिया गया और उन्होंने आगे कहा कि इससे बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। ओटोरी ने बताया कि रूम में रखी आइटम्स गेस्ट की बजाय अमरोन की ओर डायरेक्टेड लगती हैं। निक ने बताया
कि उसने डिवाइन साइट एबिलिटीज वाला एक एस्ट्रोलॉजर होने का क्लेम किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ स्टेज था। ये फॉर्चून टेलिंग आइटम्स है। उटोरी बेचता था, सवाल करता था कि उसके सामान यहाँ क्यों हैं? इस रूम में केवल वही चीजें होनी चाहिए जो गेस्ट से रिलेटेड हो। गर्ल मानती है कि मैं उसके फॉर्चून टेलिंग की एडिक्टेड हो गई थी। मैंने उसकी हर बात का फॉलो किया और ये सभी टूल्स खरीदे। उटोरी फिर उसका नेम गैस करता है। आपका नेम होसा है। सडनली उसे याद आता है कि ये ट्रू है, उसका नेम होसा है। रोरी एक्सप्लेन कि एक बार जब गेस्ट्स अपना नेम और आइडेंटिटी याद कर लेते हैं तो वे अंततः अपना लॉस्ट फेस वापस पा सकते हैं। वो पूछता है कि क्या उसे कुछ और याद है? होसा जवाब देती है, मैंने हमेशा सोचा था कि भले ही उसकी पावर्स फेक थी, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता था कि उसका फॉर्चून टेलिंग एसेंशियल था। जब तक मैं उसका कहा मानता था, सब कुछ ठीक चलता था। फिर एक डे उसने मुझे एक मैसेज भेजा जिसमें उसने निक्को से मिलने के लिए कहा। कमेंट्स वो सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर नहीं था, उसने सभी प्रकार की चीजें, ट्रिक्स, टॉयज, बॉडी बेचे थे, उनकी इमेज वाले पिलोज और बहुत कुछ, लेकिन उनमें से कोई भी आइटम आपके में दिखाई नहीं दी। रूम में होसा रूम से एक क्रिस्टल बॉल उठाती है और सडनली उसके हैंड्स एक मैन के हैंड्स में बदल जाते हैं। बॉल टूट जाता है और ग्लास के टुकड़े उस पर गिरते हैं, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। जब वो उठती है तो मैनेजर उससे बात कर रहा होता है कि तुम कोई लकी नहीं थी। टेलर वो उससे कहता है, लेकिन कोई परेशान हो गया और उसने आप पर अटैक कर दिया और आपके सिर पर क्रिस्टल बॉल से हिट किया। शौक होसा ने कहा कि मैं चाहता था कि अमरोन मेरा फॉर्चून टेलिंग समाप्त कर दे। बस इतना ही मैं उससे पूछने गया था। मैनेजर अपने व्यू पॉइंट से जवाब देता है कि उसे पॉसिबली, खासकर उसके बड़े स्कैंडल के बाद, वो ऐसा ही मैंने चेतना खो दी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ। मैनेजर उसे बताता है कि आप अलाइव वर्ल्ड में रिटर्न करेंगे और एक मीनिंगफुल लाइफ जिएंगे। होसा हालांकि अमरोन के फॉर्चून के बिना सैड है। मुझे नहीं पता कि कैसे आगे बढ़ने के लिए निक को उसे एनकरेज करता है कि आपको फॉर्चून टेलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ एक अमरोन है, लेकिन आप अपना पाथ खुद खोज सकते हैं। अब होसा अंततः होटल छोड़ देता है, उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। मैनेजर निक को थैंक्स देने के लिए एटोरियन निको के वर्क करने के रिक्वेस्ट पर एग्रीज होता है होटल, और वो इस एनीम के टुडेस एपिसोड को खत्म करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी लेटेस्ट कंटेंट पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।